रुक्मणी जी अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी हुई सूनी आंखों से आसमान को निहार रही थी। उनके पति का स्वर्गवास हुए 40 दिन हो चुके थे, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका जीवन साथी उन्हें इस तरह बीच सफर में ही अकेले छोड़कर चले जाएंगे। शादी के बाद से ही रुक्मणी जी कभी अपने पति से अलग नहीं रही थी। गांव में उनकी खेती थी, खेतों पर भी वो उनके साथ ही चली जाया करती थी, लेकिन आज नियति ने बड़ी निष्ठुरता के साथ उन्हें अकेला कर दिया था। पति की याद आते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उनका बेटा मोहन उनके पास बैठते हुए बोला, माँ जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, कल हमें शहर के लिए निकलना है। तभी रुक्मणी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, तुझे मैंने कहा था ना कि बहू के साथ चला जा। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर से तेरे पिता की याद जुड़ी हुई है, मैं यहाँ से कैसे चली जाऊँ। तभी मोहन अपनी माँ की हथेली थामते हुए कहा, तभी तो कह रहा हूँ माँ कि तुम हमारे साथ चलो, वरना यहाँ पर अकेले बस पिताजी की याद में आंसू ही बहाती रहोगी। तुम्हारा ध्यान रखने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, तुम बस हमारे साथ चलो, वहाँ तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। वो दोनों माँ बेटे बात ही कर रहे थे कि तभी उनकी बहू राधिका भी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, हाँ मम्मी जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, हम आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़कर जा सकते। बेटे और बहू की जिद के आगे रुक्मणी जी की एक न चली और दोनों सास बहू वहां से उठकर सामान पैक करने के लिए चली गईं। रुक्मणी जी की बहू राधिका बहुत कम बोलती थी। मोहन और राधिका की लव मैरिज थी। वैसे तो मोहन एक किसान का बेटा था, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही खूब होशियार था। उसके माता पिता ने भी उसे हमेशा आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस कॉलेज में मोहन पढ़ता था उसी कॉलेज में राधिका पढ़ती थी, तो दोनों की दोस्ती हो गई। मोहन की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर अच्छी नौकरी मिल गई। शुरुआत में तो राधिका के पिता को मोहन का रिश्ता पसंद नहीं आया, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। मोहन के माता पिता ने भी बड़ी खुशी के साथ ये रिश्ता स्वीकार किया और जल्दी ही राधिका और मोहन का विवाह हो गया। मोहन अपने माता पिता को भी अपने साथ ही ले जाना चाहता था, लेकिन उनके माता पिता को गांव की मिट्टी से अधिक प्रेम था। उस टाइम माता और पिता दोनों थे, तो मोहन ने भी जिद नहीं की थी कि ठीक है, मम्मी पापा का मन नहीं है तो गांव में रह लेंगे। लेकिन अब वो अपनी माँ को अकेले किसी भी कीमत पर गांव में नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए रुक्मणी जी बेटे और बहू के साथ उनके शहर वाले घर में आ गई। सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित बेटे के बड़े से घर को देखकर रुक्मणी जी बहुत आश्चर्यचकित थीं। वो कोई भी चीज़ को इधर उधर ले जाने में बहुत डरती थी कि कहीं हाथ से छूट ना जाए। हॉल के सोफे पर बैठते हुए उन्हें डर लगता था कि कहीं सोफा खराब ना हो जाए। इसके साथ ही उनकी बहू का रहन सहन भी बहुत आधुनिक था, जिसके कारण उन्हें उसके साथ भी खुलकर बातें करने में शर्म सी महसूस होती थी। अगर घर में कहीं उन्हें सुकून मिलता था तो वो था घर की दाहिनी तरफ का बागीचा। हालांकि घर के बाएं तरफ में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन दाहिनी तरफ पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ जमीन पर काफ़ी दूर तक घास उगी हुई थी, जहाँ नरम नरम घास पर बैठकर वो अपने गांव की मिट्टी को याद करती थी। राधिका को शुरुआत से ही ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं था, वो बहुत ही कम बोलती थी। रुक्मणी जी को बहू की इस आदत से लगा कि वो बड़े घर की बेटी है, इसीलिए देहाती सास से ज़्यादा बातें करना उसे रास नहीं आता होगा। लेकिन राधिका अपनी सास की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। उसने काम वाली झुमरी को भी कह दिया था कि मम्मी जी जो भी कहें उनका काम वो तुरंत कर दें। लेकिन रुक्मणी जी तो काम वाली से कोई काम कहती ही नहीं थी। उन्हें तो अपना सारा काम खुद ही करने की आदत थी। खाना खाने के समय भी वो अपने कमरे में ही खाने की थाली मंगवा लेती थी, क्योंकि उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं थी। तो बेटे बहू को भी लगता था कि माँ को जहाँ सहज महसूस हो वहीं खा लें। राधिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी सास इस घर में अच्छी तरह से सहज होकर रह पाए, लेकिन रुक्मणी जी शर्म और हिचक के कारण खुलकर नहीं रह पा रही थी। एक दिन रुक्मणी जी सुबह सोकर उठी और हॉल में आई तो उन्होंने देखा कि एक दुबला सा व्यक्ति सर पर पगड़ी बांधे हुए हॉल में बैठा था और राधिका उसे चाय दे रही थी। अपनी सास को देखते ही राधिका बोल पड़ी, मम्मी जी, ये ताऊ जी हैं, मेरे मायके में पड़ोस में रहते हैं। ये शहर आ रहे थे तो मेरी मम्मी ने इनके हाथों घर का देसी घी भिजवाया है। तभी रुक्मणी जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो देख रही थी कि बहू अपने मायके से आए हुए सामान को लेकर कितनी उत्साहित थी। वो सोचने लगी कि सच ही तो है, मायके की तो हर चीज़ ही प्यारी लगती है। बहू की माँ ने कितने प्यार से ये चीज़ उसके लिए भेजी होगी।
तभी तो उसके मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता छलक उठी है। रुक्मणी जी ये सब सोच रही थी कि तभी उनका बेटा मोहन आया और घी को देखते ही बोला, अरे माँ, तुमने देखा राधिका के गांव से घी आया है? तभी रुक्मणी जी बोली, हाँ बेटा, पता है मुझे। तो मोहन झट से बोल पड़ा, माँ पता है तो तुम्हें ये भी तो पता होगा कि मुझे तुम्हारे हाथों का देसी घी से बना वो आटे का हलवा कितना पसंद है। एक काम करना माँ, आज शाम को तुम देसी घी से अच्छा सा हलवा बनाकर तैयार रखना। आज मैं ऑफिस से आने के बाद वही खाऊंगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथों का आटे का हलवा खाए हुए। अपने बेटे की बात सुनकर रुक्मणी जी प्रफुल्लित होकर बोली, क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर बनाकर रखूंगी। तभी राधिका भी बोल पड़ी, अरे वाह, आज तो मम्मी जी के हाथों का हलवा खाकर मजा ही आ जाएगा। बेटे की फरमाइश सुनकर रुक्मणी जी बहुत खुश थी। वो बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम हुई तो रुक्मणी जी रसोई में आई। उनकी बहू राधिका भी उनके पीछे पीछे रसोई में आ गई और वो उन्हें सारा सामान निकाल कर दे ही रही थी कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। तो राधिका फ़ोन उठाने के लिए हॉल में आई। उधर रुक्मणी जी कढ़ाई में घी डालकर जैसे ही घी के बर्तन को ऊपर रखना चाहा, वैसे ही कांच का मर्तमान उनके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। तो पूरा घी नीचे बिखर गया। तो भय के मारे उनका हृदय जोरों से धड़कने लगा। कांच टूटने की आवाज़ सुनकर उनकी बहू भी दौड़ती हुई तुरंत रसोई में आई और रसोई का नज़ारा देखते ही तेज सुर में झुमरी को आवाज़ लगाते हुए बोली कि झुमरी जल्दी से रसोई में आओ। इधर बहू को देखते ही रुक्मणी जी के पसीने छूटने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा कि बहू मुझे माफ़ कर दे, पता नहीं कैसे गलती से मेरे हाथों से घी का मर्तबान फिसल गया और सारा घी बह गया। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। बोलते बोलते रुक्मणी जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी उनकी बहू राधिका किनारे से पांव बचाते हुए सहमी हुई रुक्मणी जी के पास पहुंची और उनके कंधे को पकड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? घी तो मैं और मंगवा लूंगी, उसके लिए आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? तभी रुक्मणी जी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं बहू, ये घी तुम्हारे मायके से आया हुआ था। आज बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तभी राधिका ने उनका हाथ पकड़ कर कहा, पहले तो आप यहाँ से चलिए मम्मी जी। वो अपनी सास को लेकर हॉल में आई, उन्हें सोफे पर बैठाया और एक गिलास पानी का लाकर उन्हें पिलाया और फिर उनका हाथ थामकर बोलने लगी कि देखिए मम्मी जी, आप जब से यहाँ आई हैं तब से मैं महसूस कर रही हूँ कि आप इस घर में खुलकर नहीं रहती हैं। क्या आप इस घर को अपना घर नहीं मानती? आपके बेटे की गृहस्थी में आपका भी पूरा अधिकार है। जब मैं गांव वाले घर में जाऊंगी और वहां मुझे भी पराया जैसा महसूस होगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर आप भी अपने बेटे के घर को अपना घर समझ कर ही रहिए। और अगर अपने ही घर में कोई भी काम करते हुए गलती से अगर कुछ नुकसान हो भी जाता है तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? क्या मेरे हाथों से कभी कुछ नुकसान नहीं हो सकता? वो तो किसी से भी हो सकता है। तो फिर आप बड़ी होकर भी छोटी सी गलती के लिए मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे इतना शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? क्या मैं ये मान लूँ कि आप दिल से मुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं करती, मुझे पराया समझती हैं? अपनी बहू की बात सुनकर रुक्मणी जी ने झट से उसके हाथों को थामते हुए कहा, नहीं बहू, मैं तो तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे ही मानती हूँ। तुम बहुत प्यारी हो बहू, बहुत ही संस्कारी हो। तभी राधिका ने उनकी तरफ से देखते हुए कहा, तो मम्मी जी फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ घुल मिलकर रहने से रोक रही है? तो रुक्मणी जी ने नज़र चुराते हुए कहा, बहू तुम ठहरी, इतने बड़े घर की बेटी, हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न, उच्च शिक्षित, तुम्हारे आगे मेरी क्या औकात है? मैं अनपढ़, गंवार और देहाती औरत हूँ। मुझे डर लगता था कि मेरी किसी भी बात से कहीं तुम्हें कुछ बुरा न लग जाए। तभी राधिका उनकी गोद में अपना सिर रखते हुए बोली, मम्मी जी आप ये सब ऊंच नीच की बातें भूल जाइए और बस मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, आप मेरे पति की माँ हैं। आपने ही तो अच्छे से परवरिश करके उनका वजूद बनाया है। माता पिता ही तो अपने बच्चों की नींव का निर्माण करते हैं। ऐसे में वो कभी भी अपने बच्चों से कम कैसे हो सकते हैं? आपका स्थान हमारी नज़रों में हमेशा ही आदरणीय और पूजनीय ही रहेगा। इसीलिए आज से आप सारी हिचक और शंकाएं दूर कर दीजिए और इस घर को अपना घर मानकर सहज होकर यहाँ रहिए। और एक बात मम्मी जी, मुझे ज़रा कम बोलने की आदत है, तो मेरी चुप्पी को गलत मत समझिएगा। बोलते हुए राधिका भीगी आंखों से मुस्कुरा पड़ी। बहू की बातों ने आज रुक्मणी जी के मन के सारे शंकाओं को पिघला दिया था। आज वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उन्होंने झट से आगे बढ़कर अपनी बहू को गले से लगा लिया।
दोनों सास बहू की आंखें नम हो चुकी थी। राधिका मुस्कुरा पड़ी और उसके मायके के घी के कारण सास बहू के रिश्ते के बीच की सारी हिचक समाप्त हो चुकी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।